मैं वर्षा डागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। मौलिक अधिकारों की चर्चा की श्रृंखला में हमने जो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, उनकी विस्तृत चर्चा की। इसके बाद हम जो संपत्ति का जो अधिकार है, जो मूल संविधान में था, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मूल रूप से संविधान में था, मौलिक अधिकारों में शामिल था, जिसे हटा दिया गया 1978 में, उस अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, संपत्ति के अधिकार के बारे में, कि वो क्या था, क्यों हटा दिया गया, क्या ऐसी परिस्थितियाँ थीं और क्यों इतना वो विवादास्पद रहा। तो सबसे पहले हम जानें कि संपत्ति का जो अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों में जितने भी अधिकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा विवादास्पद अधिकार रहा है। इस अधिकार को लेकर सब न्यायालय के सामने अनेक मामले समय समय पर आते रहे। इसके बाद इसका जो अंत हुआ इन विवादों का, वो 1978 में हुआ, जब 44 से संविधान संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, या उसका लोप कर दिया गया, या इसका अंत कर दिया गया। अगर मूल संविधान में देखें तो अनुच्छेद 19 में 19(1)(4) हमने पढ़ा था। 19 में जो 6 प्रकार की हमने स्वतंत्रताएं पढ़ी थी, याद हो तो उसमें अनुच्छेद 19(4) था, उसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, क्योंकि वो एक संपत्ति के अधिकार में शामिल था। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19(1)(4) में था, और उसमें था कि व्यक्ति को संपत्ति को अर्जित करने, संपत्ति को रखने और बेचने की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई थी। इस प्रकार अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति के विषय में राज्य और नागरिक के मध्य क्या संबंध होंगे, तथा जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसमें राज्य द्वारा किस प्रकार हस्तक्षेप किया जाएगा, क्या परिस्थितियां राज्य के द्वारा तय की जाएंगी और क्या सीमाएं राज्य के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, तो इनका इसमें वर्णन था। तो अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, परिवर्तन होता रहा। हम अनुच्छेद 31 के बारे में जानेंगे, जो मूल संविधान में थी। इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 19 कह रहा था कि हर व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसे बेचने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 31 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा था कि यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को हस्तगत भी किया जाता है सार्वजनिक उद्देश्य से, तो उसके बदले में उसे प्रतिकर दिया जाएगा, यानी कि उसके एवज में उसे राशि दी जाएगी। और राशि के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया कि इस राशि का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा, ना कि कार्यपालिका की दया पर इसे छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से संविधान में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में एक संपत्ति का अधिकार था कि व्यक्ति को संपत्ति को रखने, उसे बनाए रखने, बेचने का अधिकार है। और यदि राज्य सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति को हस्तगत करती है, संपत्ति को लेती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसी स्थिति में राज्य को एक जो राशि है, उसके जो संपत्ति के बदले जो राशि जो सरकार देगी, वो संसद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत वो राशि दी जाएगी। फिर इसमें बाद में काफ़ी संशोधन हुए। संशोधन इसलिए हुए क्योंकि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो भारत एक कृषि प्रधान देश था। भारत में कृषि के संदर्भ में कुछ विसंगतियाँ थीं, और विसंगतियाँ ऐसे थी कि जो भूमि का एक बहुत बड़ा भाग था वो समाज के केवल कुछ लोगों के हाथों तक सीमित था। यानी कि जमींदार वर्ग सीमित थे, लेकिन उनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इससे जो किसान थे, या किसानों का तो शोषण होता ही रहा था, साथ ही साथ सरकार को समाज कल्याणकारी, यानी कल्याणकारी दिशा में कार्य करने थे। तो इसलिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जब संपत्ति को सरकार ने लिया, तो इसके संदर्भ में जो जमींदार थे
वो इसके लिए न्यायालय की शरण में गए, और उनका न्यायालय की शरण में जाने के पीछे जो उद्देश्य था या उनका जो तर्क था वो ये था कि हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है और वो हमारा मौलिक अधिकार है, और सरकार उसे किसी भी तरीके से उसे छीन नहीं सकती है, किसी भी तरीके से उसे हस्तगत नहीं कर सकती है। तो एक तरीके से सरकार सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर रही थी, तो दूसरी तरफ जमींदार यानी कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इस प्रकार से संपत्ति का जो अधिकार था वो एक विवादास्पद अधिकार बन गया। तो इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। तो अनुच्छेद 31A कहता है, यदि किसी राज्य का कोई कानून जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य करेगा तो वह क्या होगा, वैध होगा, वो सही होगा या उचित होगा। यानी कि राज्य सार्वजनिक हित के लिए यदि यानी जमींदारी जो व्यवस्था में यानी भूमि सुधार के लिए जो सरकार कार्य कर रही थी, और यदि वो इसके लिए किसी की संपत्ति को हस्तगत करे तो वो क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अनुच्छेद 31B में संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई जिसमें जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून रखे गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब संपत्ति के अधिकार को लेकर के जमींदार कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए या न्यायालय में गए, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने व्यक्ति के हित में निर्णय दिए और दूसरी तरफ सरकार सार्वजनिक हित में कार्य नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी और उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो जमींदारी प्रथा संबंधी जो सरकार काम कर रही है, सार्वजनिक हित के लिए जो कार्य कर रही है, उसमें अब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नवी अनुसूची में प्रावधान था कि जो भी विषय नवी अनुसूची में डाले जाएंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31 में खंड C जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39B में और जो C में है उनको लागू करने के लिए, नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या था, समाज कल्याणकारी दिशा में कार्य करने के लिए, जनहित में कार्य करने के लिए यदि अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 19 का या और अनुच्छेद 31 यानी मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो भी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका तात्पर्य यही हुआ कि राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वो सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति के अधिकार को छीन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं तो इस तरीके से काफ़ी विवादास्पद स्थिति चलती रही, काफ़ी सारे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लेकिन लास्ट में इसका अंत तब हुआ इन विवादों का जब 44 संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। तो ये अब अनुच्छेद किसमें है, 300A संविधान के भाग 12 में, पहले किसमें था, भाग 3 में और अनुच्छेद 19 और 31 में। इस प्रकार अब यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि केवल मात्र क्या है, संवैधानिक अधिकार है। याद रखें, मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि अब वो भाग 3 में नहीं है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में इसका प्रावधान नहीं है। यह केवल मात्र एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार ये है। संवैधानिक अधिकार क्यों है, क्योंकि इसका संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संविधान के भाग 12 में। तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार ना होकर के वर्तमान में क्या है, संपत्ति का अधिकार। तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों को जो हमारा अध्याय है वो आज खत्म हुआ। धन्यवाद।